नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से सिर्फ 6 मिनट बाद ही स्पीकर ओम बिरला को कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है और आप देश के सामने कैसा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। तो वहीं हंगामा न रुकता देख स्पीकर ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष ने बुधवार को नोटिस दिया था, जिसे लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। अब लोकसभा स्पीकर जो दिन तय करेंगे उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। इतना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है, देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है, कौन देख सकता है? और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम 30 नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नानियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है? कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए? सरकार को आगे आना। देखिए, ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की। वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहां पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी, और बर्बादी हो चुकी है। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया, जो विपक्षी दल है, वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए। वो बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बोलते हैं तो कहते हैं इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तो 24 की चिंता उनको सता रही है। क्या हो क्या गया हमारे प्रधानमंत्री? सारे लोग काले कपड़े पहन के जाएंगे और जिनके पास काले कपड़े नहीं होंगे वो अपनी बाहों में काली पट्टी बांधेंगे। यह है। और चूंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत हो गया है, स्पीकर साहब कुछ दिनों में उस पर चर्चा कराएंगे। और नेचुरली जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2023 में आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, तो पूरा उसके लिए तैयारी करिए। उन लोगों ने तैयारी करके आए, लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ क्या बोलते डिवाइड भी है। तो कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है। ये भी है विषय। पहले देयर शुड बी ए कॉन्फिडेंस अमंग अपोजिशन पार्टीज, कॉन्फिडेंस अमंग ईच अदर। तो बाद में लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, लोगों के
बारे में मोदी जी के बारे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ये तो जो है लोग ने 2014 में दिखाया, 2019 में दिखाया और 2024 में भी लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है जी, वो करें, लेकिन देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको वो कुछ भी करें, कोई फर्क मुझे तो लगता पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, वो इतनी आगे की सोचते हैं कि जैसे अभी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है, क्या वो रोकना चाहते हैं क्या? काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या? अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार अपने अपने मत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर यह अविश्वास क्यों है, और इकोनॉमी और तरक्की से कतई दूर, बिल्कुल एकदम नितांत पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको लेकर अविश्वास है, और शायद जवाब उस बात के आने चाहिए। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, अनूप वर्मा कांग्रेस से, रामपाल जाट राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत न्यूज पर। सबसे पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आऊँगा। विवेक जी, अविश्वास मणिपुर को लेकर है। आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी, आप 24 की जीत की बात कर रहे हैं। लगता नहीं है कि बात जो होनी चाहिए वो करनी चाहिए, बात जिसके लिए अविश्वास है वो करनी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। आप तमाम तरह के जवाब दे रहे हैं। देखिए त्रिशूल जी, मणिपुर में जो घटना घटी उसकी सबने एक स्वर में निंदा की। मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इधर चलेंगे मेहमानों के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, भाई अविश्वास जिसके लिए है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी से असमत का क्या लेना देना, बताइए। जो चर्चाएं होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तरह तरह के बयान आ रहे हैं आपके राजनीतिक, आपको इस समय गंभीरता से देश को ये जवाब देना चाहिए कि जो मणिपुर में हुआ वो नहीं हो और उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जी लेकिन त्रिशूल जी, मणिपुर में जो घटना घटी उसकी सबने एक स्वर में निंदा की। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उस पर दुख व्यक्त किया, और चूंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, आप ऐसे संवेदनशील कैसे हो जाते हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है? मेरी बात ये सब्जेक्ट जब से प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि 140 करोड़ शर्मसार हैं, तो ये सबका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है ही नहीं। मेरी बात ये नैतिकता है दरअसल। हाँ त्रिशूल जी, मेरी बात पूरी हो जाने जी, उसमें आपकी बात का उत्तर निकल आएगा। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। मुलजिमों को पकड़ने का काम स्टेट ने शुरू किया, पकड़े भी जा रहे हैं, पकड़े भी गए। आपको वहां की सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव करना चाहिए। आप पेश भारत सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। भारत सरकार का इस घटना से सीधा संबंध क्या है? स्वयं होम मिनिस्टर वहां जाकर के 2 दिन प्रवास करके तमाम समितियों की व्यवस्था करके आए, किस तरह शांति बहाली हो। वर्तमान में बीजेपी में हद की असंवेदनशीलता फैल गई है। आप कह रहे हैं कि हमारा लेना देना क्या है, बताइए सेंटर। मेरी बात सुन लें त्रिशूल जी, जब आप सेलेक्टिव दुख व्यक्त करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको मणिपुर की महिलाओं की दर्द महसूस हो रहा है, हमें भी है, लेकिन आपको दुख छत्तीसगढ़ के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, यही आप राजनीति कर रहे हैं। भी हमारी बहनें हैं, यही राजनीति। सेलेक्टिव दुख नहीं होना चाहिए। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का त्याग करके आपको पूरे देश में जहां भी माँ बहनों की अस्पत लूटी जा रही है उस पर आपको दुख व्यक्त करना चाहिए। ये विषय नहीं हो सकता कि आप मणिपुर के लिए दुख है, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। जहां भी ये हो रहा है आपको खुल करके उस पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा के लिए सदन में तैयार है। आप नियमों का हवाला दे करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है।
हम 167 में चाहते हैं, आप 276 में चाहते हैं। हाँ, तो ये चर्चा आपकी से मर्जी भागने से की थोड़ी बात- चलेगा। चर्चा आपने जो तय कर दिया है वो ऐसे थोड़ी चलेगा देश, कि आप सत्ता में बैठ के कह दें कि ये होना है, ऐसे थोड़ी चलेगा देश। ये लोकतांत्रिक देश है, आपने तय कर दिया, वैसे थोड़ी चलेगा कि आपने मापदंड तय कर दिए हैं लोकतंत्र के। लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। सर वहाँ चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे बुलाया ही नहीं गया। नहीं, वो उसका उत्तर तो उन्होंने विवेक जी, आपने जो तय कर दिया है वैसे होगा क्या? त्रिशूल जी, सदन नियमों से चलेगा। नहीं, व्यवस्था से देश चलेगा, की अनुशासन बात से चल रही है। आपने कह दिया कि आप अराजकता से भी नहीं चलेगा। हैं? विपक्ष की अराजकता से भी नहीं चलेगा। तो विपक्ष चर्चा अराजकता से भाग रहा है। विपक्ष अराजकता क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने बोलने नहीं दिया, आप सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल। आप हठधर्मिता का आवरण पूरा मौका दिया हठधर्मिता का आवरण ऐसा ओढ़ के बैठे हैं कि आपने जो तय कर दिया वही देश में होगा। पूरा मौका दिया जा रहा, सदन में चर्चा की सरकार तैयार है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा, नारेबाजी कर रहा है, बेल आप करवा लीजिए, आपको करवा लेनी चाहिए थी। आप समय आधारित चर्चा करना चाहते थे, आप अपना बोल देते, दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। विपक्ष किस लिए? लोकतंत्र के लिए है। विषय चर्चा पे आ रहा है तो सदन में आकर चर्चा करनी चाहिए, उसमें नारेबाजी करके बेल में कूद चलिए करके ठीक है, मैं आऊंगा, अनुशासन भंग करने पे आऊंगा मैं आपके पास। अनूप वर्मा जी, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? और अविश्वास में तो ठीक है आप हार जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बात होना आवश्यक है और वो शायद नहीं हो पाई इस बार। देखिए, ऐसा है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। किसान कैसे समृद्ध हो, गरीब का पैसा कैसे आए, लड़का में के पढ़े 150 में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, गरीब घर के किसान घर के लड़का वो अंग्रेजी में पढ़ाए, निःशुल्क पढ़ाई। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अनूप वर्मा जी, क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा है चंद्रशेखर जी, ये देश देख रहा है कि इतना मणिपुर का मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को अपना अभियान 77 दिन के बाद उनकी जानकारी मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जो है वो बताते हैं इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं घटी हुई हैं। अराजकता, वहाँ पे हजारों लोग बेघर हो गए, महिलाओं के साथ दुराचार अपराध की जो घटना वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आई है, इसके साथ ही अन्य घटनाएं भी हुई हैं। ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसके ऊपर विपक्ष जो है लगातार चर्चा की बात कर रहा है, और बात भी क्यों ना हो, बात जुड़ी है महिला सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से, और इससे एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है, जिसके लिए जो है विपक्ष नियम 267 के अंतर्गत जो है चर्चा चाहता है। और जब तक विस्तार से इस पे एक चर्चा नहीं होगी तो एक भविष्य के लिए एक अच्छा कानून, एक अच्छी मतलब न्याय व्यवस्था
ताकि इस तरीके से मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर जो है देश को एक दिशा देने के लिए जो है विपक्ष अपनी जो है भूमिका को निभाएगा और सरकार को आईना दिखाएगा। और जब वोटिंग की स्थिति आएगी सरकार को तो इसके ऊपर चिंतित होने नहीं चाहिए। सरकार के पास तो बहुमत है, तो उसके लिए बात बहुमत की वो तो है, लेकिन ये बात इससे ये तो आ जाएगा कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब महिलाओं का साथ चीरहरण हो रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था। तो विपक्ष अपनी पूरी बात रखना चाहिए। सरकार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष के अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष चर्चा नहीं अराजकता चाहता है, ये पूरी तरीके से जो है गैर जिम्मेदाराना है। मैं तो ये कहूंगा सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही तो उतारू हैं और जनहित के मुद्दों पर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं। इनके महिला एवं बाल विकास मंत्री जो बड़ा संवेदनशील होती थी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन महिलाओं जैसे जिम्मेदार मतलब इतना जो है मुद्दा संवेदनशील मुद्दे पे उनका कोई जो बयान न आना, कह रहे हैं कि ये इसको विपक्ष की पहले से जानकारी थी, विपक्ष ने उस टाइम पे विपक्ष को जानकारी थी, सत्ता पक्ष आखिर क्या कर रहा था। ठीक है, बेटियों का मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना, इस तरीके के केवल ये बयान दे रहे हैं और वास्तविकता जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली सरकार पूरी तरीके से विफल है और जो है पूरा देश देख रहा है। और इनको सदन में जब इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी तो एक ये ऐतिहासिक ये चर्चा है, इसके ऊपर सदन में विस्तार से चर्चा होना जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चर्चा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो है चर्चा से देश को एक नई दिशा मिलेगी और जो है वहाँ पे कानून व्यवस्था जो है बहाल होने में भी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर्वेश्वर जी, चूंकि आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2014 के बाद राम माधव को पूर्वोत्तर के लिए विशेष रूप से लगाया गया और राम माधव ने वो करिश्मा कर दिखाया कि जिससे बीजेपी कोसों दूर थी। लेकिन वर्तमान की बीजेपी प्रयोगवाद के दौर से गुजर रही है और उसमें खांटी बीजेपी के साथ हाइब्रिड बीजेपी भी है, जो आयातित बीजेपी के लोग हैं। हुआ ये कि राम माधव को वहां से हटा दिया गया। शीर्ष जो है वो ये सोचता है कि जो हमने कर दिया है वो सब कुछ श्रेष्ठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राम माधव को वापस भेज दिया गया। जो चल रहा था वो एकदम ब्रेक हो गया। धीरे धीरे करके बन रहा था कि हम कैसे चलना है, एक लाइन तैयार, एक रूट मैप तैयार हो गया था। लेकिन प्रयोगवाद हावी हुआ, हेमंत विश्व शर्मा की एंट्री हुई। आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे मेरे सवाल को। हेमंत विश्व शर्मा की एंट्री हुई और तमाम चीज़ों को ताक पर रख के सर्बानंद सोनोवाल को पीछे हटा के माणिक शाह को उधर आगे कर दिया गया, विप्लव देव को पीछे कर दिया गया, कॉनराड संगमा अपने फ्लो में चलने लगे, एन बीरेन सिंह बिल्कुल निरंकुश हो गए। तमाम पूरा अष्टकमल जो बनाया हुआ था, उस अष्टकमल की एक एक पंखड़ी पर अपना अपना उन्होंने स्थानीय रूप से, जिसको कहते हैं, अधिकार कर लिया। दिल्ली बहुत दूर थी और दिल्ली शायद इस बात को समझ नहीं पाई और जो समझाने वाले लोग थे या जो कहने वाले लोग थे वो शायद कहीं शिथिलता या बरत गए या निष्क्रिय हो गए। सुनील देवधर भी अच्छी तरह जानते थे। मैं आपको ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप अंदर तक जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आए वो परिणाम ये आए कि बीजेपी की पूरे देश में थू-थू हो रही है। बीजेपी ये समझती है कि हमने जो कर दिया है अब उसको कैसे रफू करें और कैसे ओवरलेप करें। अगर आज भी ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अगर बना लिया जाए तो शायद ये स्थिति रुक सकती है कि आप मणिपुर सरकार सुरक्षा सलाहकार लगा रही है डीजी कुलदीप सिंह को। अब आप वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के वकील सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर 355 नहीं लगाई है तो फिर आपको सुरक्षा सलाहकार क्यों लगाना पड़ रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर अंतर्द्वंद में बीजेपी ऐसा उलझ गई है कि अब तय नहीं हो पा रहा है कि इस डैमेज कंट्रोल को कौन
अपने माथे ले सकता है। और संकट मोचक जो है वो संकट मोचक कहीं मुझे दूर दूर तक कोई एक आध नाम आप भी बताइएगा जो अंदर खाने कहीं कोई संकट मोचक दिख रहा हो तो वो संकट मोचक इसलिए पीछे हट गए हैं कि अब नए नए दाव रोज आते हैं प्रयोगवाद के। ऐसे में कहीं ना कहीं एक आंतरिक निराशा है और आंतरिक निराशा का ये परिणाम है कि जो वर्तमान में मणिपुर में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा अष्टकमल प्रभावित हुआ है। जी सर्वेश्वर जी। जी त्रिशूल जी, आपने जो भी ये आंकलन किया ये बहुत ही सटीक और स्पष्ट आंकलन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बीजेपी एक पार्टी विद डिफरेंस की मानी जाती थी, ये जो आयातित या पैराशूट लैंडिंग के जरिए जो ये होता है, इसमें बहुत तो अच्छे अच्छे नेता भी आए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें अगर असम के चीफ मिनिस्टर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन कुछ ऐसे नेता आए हैं जो पार्टी को की छवि जो है उसको धूमिल करने के अलावा और अपना जेब भरने के अलावा, जो कहते हैं अपना वर्चस्व के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो बीजेपी को इस चीज पे अब थोड़ा गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा कि ये जो आयातित नेता होते हैं यह पार्टी को डैमेज ही करते हैं, और उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए सीधा जो ठिकरा आ जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी पे आ जाता है कि उस डैमेज कंट्रोल को प्रधानमंत्री जी ही ठीक करेंगे। किसी भी राज्य का चुनाव हो, राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए। अगर बीजेपी शासित राज्य है, नहीं वहां पे प्रधानमंत्री की छवि को पेश किया। प्रधानमंत्री की छवि पेश करना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो पूरा भारत में जहां भी सरकारें आ रही हैं प्रधानमंत्री की फेस पे अभी आ रही है, मतलब बीजेपी शासित जहां पे भी है, लेकिन वहां का जो लोकल लीडर है उसका भी तो दायित्व होता है। और ये जो आपने पूरा जो ताना बोना जो बताया है इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जब से आजादी मिली तब से अछूता था, डेवलपमेंट कह लीजिए, पैसे जाते थे जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कितनी बार जिक्र किए, और वो एटीएम मशीन कांग्रेस की थी, वहां कहां से कहां चला जाता था कोई नहीं। जहां अब रोड तो थे लेकिन उसका रखाव नहीं था। मेरे सवाल सर्वेश्वर जी, मेरे सवाल को तो आप समझ गए ना। ये सवाल ऐसे नहीं पता चलेंगे कि आप गूगल पे 4 लाइन पढ़ लें तो ये सवाल पता चल जाएंगे। आंतरिक आपको आंतरिक रूप से पता होना चाहिए। एक बात और जोड़ रहा हूं मैं, वर्तमान में सबसे बड़ी जो कमी हो रही है भाजपा की वो ये हो रही है शतरंज की भाषा में कि अगर चाल पैदल की है, चाल ऊंट की है, चाल घोड़े की है, चाल वजीर की है, तो भी चाल राजा को ही चलनी पड़ रही है। ये बड़ी विफलता है। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक, मैं नाम बता देता हूं खुद जिनके ऊपर भाजपा का पूरा आधार टिका हुआ है वर्तमान में, होवे शेषाद्री जी, बहुत सारे नाम, BL संतोष, ये सब कर्नाटक की पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्होंने किया क्या आप बताइए? ये कौन सा ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे? कर्नाटक में बीजेपी हार गई, करप्शन के आरोप से हार गई। इनको लगता है कि कोई इनसे बोले नहीं बस, और ये जो कर रहे हैं श्रेष्ठ है, कोई इनको आईना कोई ना बताए इनको। और ये इन्होंने एक निर्धारित कर दिया है, इस आईने में ऐसी शक्लें बतानी है। आप बताइए वहां थिंक टैंक कर क्या रहे थे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हौस बोले जी कर्नाटक से आते हैं, शेषाद्री जी कर्नाटक से आते हैं, BL संतोष कर्नाटक से आते हैं, आप बताइए क्या कर रहे थे? इतना बड़ा देश का ड्राफ्ट बनाने बैठे हैं। पूरे देश में बीजेपी को ये इन्होंने गारंटी ले रखी है कि बीजेपी को हम जिता देंगे। संघ के ऊपर जब बात आ जाती है तो कोई बोलना नहीं चाहता। वहां से राम माधव को हटा दिया गया, सुनील देवधर को इधर उधर कर दिया गया। आपको पता था भाई सारी बात आपके बस की बात नहीं है। ये आपके 2 बार के MLA और ये आपके 2 बार के सांसद, और ये जो आपने IAS मंत्री बना दिए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए हैं, इनके बस की बात नहीं है। इनने कभी देखा नहीं, ये सब किया नहीं। अब आप उनसे ये सब करवाना चाह रहे हैं। अब आपके ऊपर एक माथे पर काला टीका लग गया है। इसको समझने की जरूरत है। देखो, इसको समझने की जरूरत है बीजेपी, और इसमें माइंड भी है डैमेज कंट्रोल के। अगर जरूरत पड़े तो पता नहीं, अगर ये डिमांड आ रही है कि भैया चीफ मिनिस्टर बदल दो, तो मणिपुर में तो बीजेपी हर जगह प्रयोग करती है, बदल दो। अब ये उससे इतना चिपके हुए बैठे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए उसको बदल दिया N वीरेंद्र सिंह को, हमारे पास कोई दूसरा है नहीं पूर्वोत्तर में चेहरा।
लेकिन वो डैमेज महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है मणिपुर का। पार्टी है त्रिशूल जी, बीजेपी एक कार्यकर्ता की पार्टी है। छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े जो भी बैठे हैं शीर्ष नेता सब उस प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो बीजेपी ये जो कहेगी कि हमारे पास चेहरा नहीं है, वो चेहरा बनाना जानती है। देवेंद्र महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का उदय कैसे हो गया? पहले तो वहां पे महाजन नहीं आप उसको छोड़ दीजिए। आपने दो प्रयोग किए पूर्वोत्तर में, दो प्रयोग किए। विप्लव देव को हटा के माणिक शाह को लगाया, सर्बानंद सोनोवाल को हटा के विश्व शर्मा को लगाया। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे प्रयोग? आप इतने कमजोर क्यों हो गई है दिल्ली? सवाल इस बात का, ये सवाल इस बात का, और ये जायज सवाल है। और जो कहते हैं ना कि ये इस जो अभी का सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है बीजेपी के सामने में, आप ठीक है बाकी के राज्यों में हिंसा, प्रायोजित हिंसा हो रही है, सिमिलर घटना हो रही है। बंगाल में भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जबकि वहां की चीफ मिनिस्टर ही महिला है। उसकी चर्चा बाकी की ऑपोजिशन पार्टी नहीं करेगी, चाहे राजस्थान में कांग्रेस है। आपके मणिपुर में ऐसी घटना हुई, आपके यूपी के दो जगह पे उन्नाव और हाथरस में होता है, वहां पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी दौड़ जाते हैं, लेकिन बंगाल में चाहे राजस्थान नहीं जाते हैं। और आपको सवाल ये निशान और घेरे में लाके खड़े कर देते हैं। मणिपुर की जो घटना है पूरा देश शर्मसार हो रहा है। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है, अभी सचमुच बीजेपी उस पर बैकफुट पे नजर आ रही है, जबकि उनको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। मान भी नहीं रहे उस बात को, सर्वेश्वर जी मान भी नहीं रहे, हठधर्मिता कर रहे हैं। आप इनके बयान सुनिए, आप भाजपा प्रवक्ताओं के बयान सुनिए। मादक द्रव्यों की तस्करी रोक रहे थे इसलिए ये हुआ, वहां पर चर्च आप देखिए इसमें कोई नहीं दोहराए नहीं है। आप समझिए अरे भाई, अरे सर्वेश्वर जी आप समझिए। वर्तमान में ये बयान का मतलब ये होता है कि आपकी अनसुईया उइके राज्यपाल जो हैं वो झूठ बोल रही हैं, या आपके वहाँ पे जो बड़े नाट्यकर्मी हैं, बड़ा पॉपुलर उनका चेहरा है थ्याम, वो झूठ बोल रहे हैं, या आपके भाजपा के विधायक झूठ बोल रहे हैं, या एमसी मैरीकॉम जैसी प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी हैं वो झूठ बोल रही हैं कि मेरा मणिपुर जल रहा है। तो बीजेपी पूरी तरीके से इस पूरे समाधान की ओर नहीं बढ़ रही है, और ये उस पर रोज कपड़ा डाल रही है कि ये ढक जाएगा, ये आग बुझ जाएगी। ये आग बुझने वाली नहीं है जब तक इसका समाधान नहीं निकाला गया। नहीं, समाधान वो भी एक ठोस समाधान। आप क्या बीरेंद्र सिंह पे इतनी बड़ी क्या चीजें हैं भाई? उत्तराखंड में तो आप 3-3 चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं। नतमस्तक हो रखे हैं बिल्कुल। मोदी जी का गृह राज्य गुजरात, जहां सब कुछ ठीक चलता रहता, आप चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं। और ये मणिपुर जैसे जगह पे आप क्यों अपने आप को अपोजिशन के पाले में फेंक दे रहे हो? और अगर सरकार 20 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया, सरकार चर्चा की शुरुआत कर देती, उसके बाद अगर ये वॉकआउट करते विपक्षी पार्टी या हंगामा चढ़ाते, तो वो उनपे दायित्व आता। लोग कहते हैं उनसे सत्तारूढ़ पार्टी पे दायित्व नहीं आता संसद को चलाने का। ये ऑपोजिशन पार्टी पे भी होता है, लेकिन 20 से आज 26 हो गया, आज 27 हो गया और मणिपुर पे चर्चा नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग चर्चा हो। अरे आप चर्चा की शुरुआत तो कर दीजिए। एक भाजपा के पास एक आदमी प्रमोद महाजन जैसा नहीं है इस समय। अब ये कितना भी अपना मुंह मियां मिट्ठू बन ले, कितना भी बड़ा ये अपना वो कद कर ले, अब जो जान रहा है वो बता देता है, वो सवाल कर लेता है। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत जायज़ और बहुत आंतरिक सवाल है जिनका समाधान आपके लिए ज़रूरी है, हम सिर्फ बता सकते हैं। और आप एक गहरे ऐसे दावानल में उलझ गए हैं, फंस गए हैं कि जहां ये समझ लीजिए मणिपुर वहां के लोगों से ज़्यादा भाजपा के लिए लाक्षागृह बन रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमको यही करते करते लंबा समय हो गया कि कहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल जो वहाँ हो रहा है। अब आप इसको किसी भी उस पर ले सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल त्रिशूल जी मिल रही है। हाँ, आपने सुन लिया होगा मैं सर्वेश्वर पाठक जी से जो सवाल पूछ रहा था, जो बात चर्चा कर रहा था उनसे। आप मणिपुर आपके लिए एक लाक्षागृह हो गया है भाजपा के लिए, और आपने ये सोच लिया है कि वीरेंद्र सिंह के पीठ के पीछे हम खड़े रहेंगे। तो आप अगर वीरेंद्र सिंह की पीठ के पीछे खड़े रहेंगे ना, छुपे रहेंगे, तो वह पूर्वोत्तर में और पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र गोवा तक आपकी बदनामी पहुंच जाएगी। ये कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
मेरे अंदर हिम्मत भी है और साहस भी है कहने का। देखिए त्रिशूल जी, ये आपका मत है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी धरपकड़ हो गई और हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट ने कार्रवाई किया है। भारत सरकार सदन में इस पर चर्चा के लिए तैयार है। अब कहाँ चर्चा, अब तो अविश्वास है। अविश्वास में प्रधानमंत्री का बयान आएगा, चर्चा होगी, पहले सब बोलेंगे। अब कहाँ चर्चा के लिए तो आपको रास्ता सूझा ही नहीं। आप तो चिट्ठियां जारी करते रहे चर्चा करने की। विपक्ष उस रास्ते से भाग रहा था, नारेबाजी कर रहा था। और जिन लोगों ने विश्वास प्रस्ताव दिया है वो लोग कितने नामचीन सांसद है, इसकी कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। जो नोटिसें आई हैं अब विपक्ष से अविश्वास प्रस्ताव की, उनके नाम भी लोग ठीक से नहीं जानते। वो क्या है, तो आपके सांसदों को भी नहीं जानते। 300 सांसदों में आपके सांसदों के नाम नहीं जानते हैं। ठीक है, और आपके केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम नहीं जानते लोग। मैं आपको बता दूं, विपक्ष चर्चा से कितना जो विश्वास प्रस्ताव से गंभीर है पता चल जाता है। सरकार पूरी तरह से फार्म में है। वहां पे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो उनकी धरपकड़ हो रही है, पकड़े गए। और देखिए हम फिर कहते हैं, इसको आप धरपकड़ कहते हैं। 4 मई को घटना हुई, 16 मई को FIR हुई साइनुल थाने में। उसके बाद मुख्यमंत्री को पता चल गया, 77 दिन बाद वीडियो आया। वीडियो आने के 24 घंटे बाद आदमी पकड़ा गया। मुख्यमंत्री उसके घर तक पहुंच नहीं पाए पीड़िता के। उस पीड़िता में एक परिवार ऐसा है जिसके पति कारगिल की जंग लड़ चुके हैं, सूबेदार रहे सेना में। कमाल करते हैं आप, और आप कह देते हैं ऐसे फिल्मों में स्टेट का सब्जेक्ट है। देखिए त्रिशूल जी, ये जो कारगिल की मुझसे तो किसी रहम की उम्मीद मत करना कि मैं कोई रहम करके पूछ लूंगा इन मुद्दों पर। मैं आपसे रहम की बात क्यों करूंगा। देखिए जो ये कारगिल की जंग वाला एंगल जो यूज किया जा रहा है मीडिया में, कोई यूज नहीं कर रहा। सुन लीजिए, वायु सैनिकों के हत्यारों के साथ तो प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे थे। यासीन मलिक प्रकरण, कोई यूज नहीं कर रहा, कोई यूज नहीं कर रहा। देखिए सुन लीजिए, आपको अगर दुख व्यक्त करना है तो जम्मू कश्मीर के उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी करना होगा। छत्तीसगढ़ की महिलाओं कहाँ है वो आपके कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन कर रहे थे? कहाँ है वो आपका अनुपम खेर? वो नहीं देख रहा मणिपुर। कहाँ वो विवेक अग्निहोत्री और उसको लेके घूम रहे थे आप? भाजपा के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे वो विवेक अग्निहोत्री। कहाँ है वो? कहाँ है वो अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री? वो नहीं देख रहे। मणिपुर फाइल्स नहीं बनाएंगे वो? पूछ नहीं रहे उनसे आप? चर्चाएं नहीं कर रहे उनसे? चर्चाएं नहीं कर रहे उनसे हैं? जैसे कश्मीर फाइल्स बना रहे थे ऐसे मणिपुर फाइल्स बना लीजिए। ये सेलेक्टिव आंसू नहीं चलेंगे। आपको सब जगह के दुख व्यक्त करना होगा, हम यही चाहते हैं। सवाल आपसे इतने ज्यादा हो चुके हैं और सवाल का एक भी जवाब 140 करोड़ लोग शर्मसार हुए। और अगर आप मुख्यमंत्री को हटा देते तो ये कारण आज आप यहाँ पे आप मजबूती से खड़े होते। लेकिन आपको लगता है जो आपने किया है वो सही किया है। आपको कोई मलाल नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। सरकार को भंग करने की परंपरा हम डालना नहीं चाहते। हम इस परंपरा के पोषक नहीं है। निर्वाचित सरकार है। निर्वाचित सरकार चल कैसे रही है? क्योंकि निर्वाचित सरकारें कई आपके हिसाब से चल रही है ना, आपकी भाजपा वाली इस मारे। चलिए अनूप वर्मा जी, क्या मैं आ रहा हूं। अनूप वर्मा जी, क्या लग रहा है कि विपक्ष शायद अगर मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को हटा देती, भाजपा बर्खास्त कर देती, तो शायद विपक्ष बोलने लायक नहीं रहता। अपने मुंह से कह दीजिए इस बात को कि शायद मणिपुर के मुद्दे पर यह बड़ा विराम होता। कि चंद्रशेखर जी देश देख रहा है, जब भी कोई इस तरीके के जो जिम्मेदार लोग दोषी होते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता हटाने में विश्वास नहीं रखते। इससे पहले अभी आपने देखा होगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी का प्रकरण, उसके डिमांड हुई। ठीक है, ये इस तरीके से ये धार्मिकता के ऊपर ये लोग लगे रहते हैं। जिन लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर अगर प्रश्न उठता है तो उनको पद से हट से किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। ये केवल एक तानाशाही रुख को अख्तियार करे पड़े हैं।
कोई भी इनके जनता के प्रति, महिलाओं के प्रति कोई भी इनकी संवेदना नहीं है। ये देश देख रहा है, देश नहीं विश्व देख रहा है। इस मुद्दे पे इतना गंभीर मुद्दा था जिस पे विश्व में चर्चा हुई, मतलब अब दूसरे देशों के पार्लियामेंटों में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में की पार्लियामेंट में अभी चर्चा कराने के लिए जो है अभी भी मतलब जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है सरकार जो है, अभी आपने कहा था कि प्रमोद महाजन जी की कमी महसूस हो रही है। चंद्रशेखर जी, प्रमोद महाजन जी के साथ साथ अटल जी का भी एक बयान आपको याद होगा और देश को याद है कि उन्होंने जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने जो थी राजधर्म के लिए एक नसीहत की थी। आज जो प्रधानमंत्री हैं वो उन शब्दों को अटल जी की तरीके से जो है रुख नहीं अख्तियार कर पा रहे हैं। उन्हें एन बीरेन सिंह को हिदायत देने की जरूरत थी, उनको हटाने की, रिप्लेस करने की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ये केवल जो है अपनी हठधर्मिता के ऊपर उतारू है और इनको जो है कोई भी मतलब जो मुकदमे दर्ज करे गए वहाँ पे लीपापोती की गई, उसमें भी उचित धाराओं पे जिस तरीके की जिस अपराध जिस श्रेणी में आता है उस श्रेणी के अभी तो पर्टिकुलर कुछ केसों की बात हो रही है। जब पार्लियामेंट में चर्चा होने तो दीजिए, इसकी परत दर परत खुल के आएगी और ये जो है सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं हो गई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। सर्वेश्वर जी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 10 जनवरी 1981 की बात है। महादेवी वर्मा रविंद्र मंच जयपुर में उन्होंने कविताएं अपनी सुनाई। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में थे और मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने ये कहा कि मुझे महादेवी वर्मा की कविताएं समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहती हैं। इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था। संवेदनशीलता की बात समझ में आनी चाहिए, होनी चाहिए। पक्ष लेना और नहीं लेना बात नहीं होती है, जो हो उसको कहना भी चाहिए। संवेदनशीलता इसको कहते हैं। महादेवी वर्मा जन जन की कवित्री थी। अगर उनकी कविता समझ में नहीं आई, अगर जनता की बात समझ में नहीं आई तो मुख्यमंत्री का पद खोना पड़ा जगन्नाथ पहाड़िया को। एक बात होती है काम आपके, अगर आपके सामने सवाल खड़ा हो गया कि वीरेंद्र सिंह काम नहीं कर पा रहे, हटा दीजिए, कुछ और सॉल्यूशन लाइए, समाधान कीजिए। देखिए अब मैं बोलूं, आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया और ये पुरानी घटना का जिक्र किया, मुझे अब याद आया, मैं भूल गया था और बहुत अच्छा आपने ये किया कि दर्शकों को भी बताया। लेकिन देखिए महिला होती है, चाहे मणिपुर की महिला पे अत्याचार हो रहा या राजस्थान की महिला पे या बंगाल की महिला पे, यहाँ पे दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड देखिए कि मणिपुर की घटना महिला पे हुई है तो वो सब उसके लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन बंगाल की घटना जो इसी पृष्ठभूमि इसी समय में हो रही है हर सब राज्यों में, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करवाना चाह रहा। क्यों भैया? महिला चेंज हो जाती है क्या? यही कांग्रेस पार्टी है, राजस्थान में शासित प्रदेश है, वहां आए दिन महिलाओं के साथ रेप होता है, जघन्य तरीके से हत्या कर दी जाती है। बंगाल में रेप हो रहा है जहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो ये दोहरा मापदंड क्या अपोजिशन पार्टी का पूरा देश नहीं देख रहा है? मैं मान रहा हूं बीजेपी अगर अभी बैक फुट पे है, लेकिन बीजेपी भी जो अगर कह रही है कि आप बंगाल की भी चर्चा करिए, छत्तीसगढ़ की करिए, राजस्थान की भी करिए, तो ये उनका भी मांग जायज है। बीजेपी एन बीरेन सिंह को नहीं हटा रही है, ठीक है, वो बैक फुट पे है, वो नहीं सुन रही है, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन महिला चाहे कहीं की भी हो, वो दिल्ली की महिला पे अत्याचार हो या मणिपुर की महिला पे अत्याचार हो, अत्याचार महिला पे हो रहा है। हमें इसमें भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। आप मुझे चंद्रशेखर जी, आप अपने चैनल के माध्यम से, आपके पास सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा डिफरेंट दल के भी नेता आए, एक ने भी कहा कि बंगाल की महिलाओं पे भी यही सेम घटना हुई, उस पे भी सदन में चर्चा हो।
राजस्थान की महिलाओं पे भी, और अभी ही हो रहा है। इसी समय का जो दायरा है, इसमें वहां भी घटनाएं घट रही है। तो क्या उस महिला पे नहीं होगा? क्या मैरी कॉम जी को राजस्थान और बंगाल की महिलाओं का जो रेप हो रहा है उस पे नहीं बोलना चाहिए कि अपने ही क्षेत्र की महिलाओं पे? दूसरी बात देखिए, ये 2 महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य कांड हुआ, उसका वीडियो आ गया। अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा कल आंकड़े पेश कर रहे थे महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार के। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे पर आसाम है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश अब आया है, राजस्थान दूसरे पे पिछले साल तक नंबर 1 राजस्थान था। कल अजय मिश्रा, कल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का, कल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े बता रहा हूँ। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आसाम। उत्तर प्रदेश कितना बृहद है, नंबर 1 अगर यूपी है तो ये बीजेपी के लिए शर्म की बात हो गई, क्योंकि पहले एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 2021 तक का जो डाटा आया था वो 2022 के मई तक में जो था, राजस्थान नंबर 1 टॉप पे था महिला। मैं कल के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, कल के आंकड़े मैं बात कर, अब कल का जो आंकड़ा अगर आया है तो ये भी शर्म की घटना हो गई महाराज जी के। दूसरे पे आसाम, घटना में दूसरे पे आसाम, और देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी और उनके कंधों पे दायित्व है और उन्होंने बहुत हद तक काबू पाया। लेकिन अगर इसमें इजाफा हुआ है तो ये मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के बाद। सर्वेश्वर पाठक जी, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आसाम। जी त्रिशूल जी, आपने ये जो बात कही, कल सचमुच पार्लियामेंट में ये डेटा पेश हुआ, ये बीजेपी के लिए, खासकर यूपी के लिए ये तब मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी बात तो कर लीजिए। लोग आप सर्वेश्वर जी जाते होंगे ना आसपास कहीं, आप लोगों से बात करते होंगे ना, ईमानदारी से, आप ईमानदारी से बोलना। आप हमें हमारी जिम्मेदारी होती है। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इनसे, बहुत उम्मीदें, और इन सबके खिलाफ इनको खड़ा किया है। इसलिए नहीं किया कि यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें, जनता की सुने ही नहीं, और इन्होंने एक राष्ट्रवाद का गहरा आवरण बना दिया है और उसको सब लोग देखते नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं, ब्रजभूषण को हटा के उठा के फेंक देते। भैया ब्रजभूषण को निकाल दिया हमने सांसदी से, इस्तीफा मांग लेते, कोई और एडजस्ट कर देते अगर आंतरिक रूप से कुछ करना था। एन वीरेंद्र सिंह को हटा देते। अब ये सोचते हैं ना कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, तो लोग बात करते हैं। आप परचूनी वाले के पास जाइए, आप सब्जी कहीं ले रहे होंगे, इससे पूछिए, आप पूछ लेना, आज जाके पूछ लेना, तो क्या कहा, ये 2-4 काम हो जाने चाहिए थे कि ये लोगों की थोड़ी उनको नहीं पता ना, सब्जी वाले को क्या पता कहाँ इकोनॉमी पहुंचने वाली है, कहाँ जीएसटी से कितना कलेक्शन हो गया है, अमेरिका से हमारी क्या डील हुई है, कैसे हमें ड्रोन्स मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें उनको नहीं पता। कैसे रशिया से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, हम वहाँ से तेल ले रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं, ये नहीं पता ना सब्जी वाले को। उसको 10 रुपये किलो के बैंगन बेच रहे हैं, 150 रुपये किलो के टमाटर बेचने। तो अब वो सुनता है लोगों से, अब वो कहता है सर्वेश्वर जी अच्छा ही पत्रकार है। सर्वेश्वर जी, ये जो इतना बड़ा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा दिया गया, मुख्यमंत्री को हटा नहीं पा रही, बहुत बड़ी सरकार है दिल्ली में, तो फिर आप निरुत्तर हो जाते हैं। देखिए, निरुत्तर की बात नहीं है, आपका कहना जायज है और ये समय की मांग थी। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे हुआ, कोर्ट के जरिए कार्रवाई हो रही है या पुलिसिया कार्रवाई चल रही थी, वो एक न्यायिक प्रक्रिया में थी। बीजेपी को सचमुच उससे इस्तीफा मांग के साइडलाइन कर देना चाहिए। आखिर वो न्यायिक प्रक्रिया में गया, बेल मिलना है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, बेल मिला, वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिला। बेल बड़े बड़े अपराधियों को भी मिलता है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी भी खेलते हैं। लेकिन समय रहते अगर इस डैमेज कंट्रोल को बीजेपी करती तो वहां इतनी जो किरकिरी हुई वो नहीं होती। रही बात, मैं बार बार कह रहा हूं, सर्वेश्वर जी अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो आप आज खुल के बोल दीजिएगा कि चंद्रशेखर आप बेईमानी कर रहे हैं, बोल दीजिए आप खुल के कि हम किसी तरह से बेईमानी कर रहे हैं। मैं कतई नहीं कह रहा, और आपके दर्शक मैं आपको रोकना चाहूंगा।